सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नए नए मेरे चैनल से जुड़े हैं। आप सभी कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा रेड बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक जैसे ही मैं बनाऊँ पहुँच सकें। ये बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन यूनिट ख़त्म करने के बाद मैं अकाउंट्स की 12th क्लास की यूनिट बहुत जल्दी शुरू करूँगा और उसके बाद 11th की भी। आइए अब समय ख़राब ना करते हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 यूनिट 10 वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट। चलिए बिना समय ख़राब किए हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज की जो यूनिट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट यूनिट क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। शेयर मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए बिना समय ख़राब किए हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात आती है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय बाजार का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहाँ पे वित्तीय संपत्तियाँ, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, ये ऐसे है जहाँ उनका एक्सचेंज होता है, क्रिएशन होता है और उनका एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जहाँ पर ये सारी सिक्योरिटीज़ का क्रिएशन, सृजन और इस मार्केट का विनिमय, खरीदना बेचना, ये सब चलता है। तो ऐसी मार्केट को हम कहते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो में डील करती है, शेयर में, डिबेंचर्स में, स्टॉक एक्सचेंज में, सब इसी में डील होता है। तो ये सारा फाइनेंशियल मार्केट ही कहलाएगा। यह बचतों को गतिशील बनाता है। बचतों को गतिशील बनाने का मतलब होता है जो आपके यहाँ सेविंग्स पड़ी हुई हैं बेकार आपके बैंकों में, आपके पोस्ट ऑफिस में, तो वो उनको ऐसी जगह लगाता है जहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट आ सके। और ये एक यह बचतकर्ता और जितने भी रिसर्चर्स हैं या उधार प्राप्त करता हैं उनके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और जो फंड पड़े हुए हैं उनको गतिशील बनाता है, मोबिलाइजेशन उनका पॉसिबल करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स आदि में सृजन होता है आदि का और उसका एक्सचेंज होता है। और ये सारा फाइनेंशियल फॉर्म में ही होता है। अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें पढ़ते हैं हम उसको। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक घरेलू बचतकर्ता नंबर 1, नंबर 2 पे दिख रहा होगा बैंक और वित्तीय संस्थाएं और नंबर 3 पे देखा होगा व्यावसायिक फर्में। ये क्या बता रहा है कि जो फंड है, कोष है, वो कहाँ से आता है? जो जितने भी घरेलू बचत करते हैं, डोमेस्टिक सेवर्स हैं, जैसे हम हैं, हमारा बैंक में अकाउंट है, तो हम सब क्या करते हैं, अपने पैसे थोड़े बहुत, ज़्यादा बहुत बचाते हैं। और बैंक और वित्तीय संस्थाएं क्या करती हैं, हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं, फाइनेंशियल जितनी भी संस्थाएं हैं इनमें जमा कराते हैं। और ये सारे क्या करते हैं, जितने भी व्यावसायिक फर्में हैं, निवेशक हैं, ये वहाँ से बैंक से पैसे लेती है। मतलब घरेलू बचत करता जो है वो क्या करता है, बैंक पे जमा कराता है और बैंक वाले से कौन उधार लेता है? जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सारे उधार लेते हैं। तो ये इस तरह से जो हमारी बचतें हैं सारी मार्केट में चलती रहती हैं। जो पैसा हम बचाते हैं वो बैंक वाले जमा कर लेते हैं और बैंक वाले उनको आगे और हायर लोन पे चला देते हैं। तो पूरी मार्केट इस तरह से चलती रहती है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके वित्तीय बाजार के कार्य, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहला फंक्शन है बचतों को गतिशील बनाना तथा उन्हें उत्पादक उपयोग में संरक्षित करना। कहने का मतलब ये है आपकी जो सेविंग्स बेकार पड़ी हुई थी, मतलब आपके बैंकों में जो पैसे 5,000, 10,000, 15,000 छोटी छोटी सेविंग बेकार पड़ी हुई थी, आप यूज़ नहीं कर रहे थे, उन जो फाइनेंशियल मार्केट है उन पैसे को क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन बना देते हैं और उनको प्रोडक्टिव वे में लगा देते हैं। कहने का मतलब जितने भी वित्तीय बाजार में हैं बचतकर्ता जो हैं, जितने भी बचतकर्ता हैं या निवेशक हैं, हम क्या करते हैं, जो आपका पैसा बेकार पड़ा था उसको फाइनेंशियल मार्केट में लगा के हम यूटिलाइज कर लेते हैं और उससे हम थोड़ा सा पैसा भी कमा लेते हैं और उसको मोबिलाइज करके हम यूटिलाइजेशन में, उत्पादक कार्य में लगा देते हैं। सेकंड वन इज कीमत निर्धारण में सहायक। वित्तीय बाजार बचतकर्ता और निवेशक को मिलता है। बचतकर्ता कोषों की पूर्ति करते हैं जबकि निवेश कोषों की मांग करते हैं।
जिसके आधार पर वित्तीय संपत्तियों की कीमत का निर्धारण होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई का रूल होता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई, मान लो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। डिमांड और सप्लाई जहाँ इस पॉइंट पे जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर ये प्राइस डिसाइड होता है। तो किसी भी फाइनेंशियल एसेट का प्राइस या फाइनेंशियल जो संपत्तियाँ होती हैं उनका प्राइस या कहाँ डिसाइड होता है, जहाँ पर बचतकर्ता निवेशकर्ता दोनों सेटिस्फाई होते हैं। डिमांड सप्लाई जहाँ मिल जाती है वहीं पर ही किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड हो जाता है। तीसरा है वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना। नंबर 3 मीन्स टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, आप किसी भी एसेट को कभी भी मार्केट में बेच सकते हैं। मान लो आप पे शेयर है, डिबेंचर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन्हें किसी भी समय मार्केट में बेच के लिक्विड फॉर्म में आप पैसा ले सकते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा दिया, शेयर डिबेंचर पैसा लगा दिया तो वो ब्लॉक हो गया। जब आपको जरूरत है उसको आप बेच सकते हैं और उसे तुरंत कैश या लिक्विड में लेकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चौथा है लेन देन की लागत को घटाना, क्योंकि अगर पर्सनल लेवल पे आप ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एक मार्केट इसके लिए बना दी गई है, जिसे हम वित्तीय बाजार कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, तो इस मार्केट के बनने से क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। क्योंकि फाइनेंशियल बाजार सिक्योरिटी में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत अच्छी, जिससे समय भी बचता है, प्रयास भी बचते हैं, धन की बचते हैं, फलस्वरूप कॉस्ट या लागत कम हो जाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट और उसके कार्य ये हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। क्या पढ़ रहे हैं अब हम? मनी मार्केट। मुद्रा बाजार क्या होता है, मनी मार्केट क्या होती है? देखो भाई, यह छोटी अवधि में निधियों का बाजार है जिसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की होती है। मनी मार्केट क्या बोलते हैं इसको? मनी मार्केट, MM। क्या होता है? ये वो मार्केट है, ये वो बाजार है जहां पर जो भी सिक्योरिटी में लेन देन किया जाता है वो मैक्सिमम 1 ईयर तक होती हैं। ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए होती हैं। ये लिखा 1 वर्ष के लिए होती हैं। इस बाजार के मुख्य प्रतिभागी भारतीय रिजर्व बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, गैर वित्तीय बैंक कंपनियां भी हैं, राज्य सरकार भी हैं, म्यूचुअल फंड आदि ये सब हैं। और ये सब जिन जो भी इसमें वो आते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट वो मार्केट है जिसमें 1 साल से कम प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। मनी मार्केट इज दैट मार्केट इन विच वी इन्वेस्ट फॉर अ मैक्सिमम शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर। बस मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक हम जिसमें निवेश करते हैं उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। अब हम पहला पढ़ रहे हैं राजकोष या ट्रेजरी बिल, इसको कोषकार प्रपत्र भी कहते हैं। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इनकी अवधि मैक्सिमम 1 साल होती है और इन्हें अंकित मूल्य से भी कम पर जारी किया जा सकता है। और कह रहा है कम से कम 25,000 रुपये के न्यूनतम बिल होते हैं और ये एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। मतलब जो भी आप पढ़ेंगे मनी मार्केट में 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो सारे के सारे 1 ईयर के लिए डील होता है इसमें। तो आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 1 ईयर है, फेस मूल्य से कम पर जारी किया जाता है, ठीक है। और 25,000 रुपये की मिनिमम मूल्य इसमें राशि जो आपको लगाई जाती है, ठीक है। आगे अब हम सेकेंड पेज की ओर चलते हैं। वाणिज्यिक बिल, कमर्शियल बिल। वाणिज्यिक बिल क्या होता है? एक अल्पकालिक, ये भी एक शॉर्ट रन का बिल है, जिन्हें विशाल और उधार प्राप्तकर्ता कंपनियों द्वारा अल्पकालिक आरक्षित बाजार दर से कम पर कैश को रिलाइज करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। वाणिज्यिक कमर्शियल बिल बोलते हैं इसको। ये 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की इसकी अवधि होती है। कितनी होती है? 15 days to 1 ईयर, ये लिखा। तो ये 15 days to 1 ईयर इसकी अवधि होती है। ये ट्रांसफरेबल होती हैं, आप किसी दूसरों को भी दे सकते हैं। और ये वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता, मौसमी आवश्यकताओं, ब्रिज फाइनेंसिंग, इन सब के लिए काम किया जाता है। तो ये सेकेंड आपका इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। थर्ड वन पढ़ रहे हैं हम, शीघ्र अवधि द्रव्य या मांग मुद्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है ये भी एक सारे शॉर्टकालीन जितने भी हैं मैक्सिमम 1 ईयर के लिए है। लघुकालिक है, शॉर्टकालिक या अल्पकालिक बोला जाता है। ये अल्पकालिक मांग पर पुनर्भुगतान वित्त है जिसकी मैच्योरिटी अवधि 1 दिन से 15 दिन तक की होती है और ये बैंक ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें
जो दीर्घ अवधि द्रव्य ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उसको हम दीर्घ अवधि दर कहते हैं। तो कॉल मनी, मनी इसको बोलते हैं मांग मुद्रा, थर्ड वन। अब हम फोर्थ पढ़ रहे हैं बचत या जमा प्रमाण पत्र। ये क्या होता है? यह एक धारक प्रमाण पत्र होता है जो बेचनीय होती है। बेचनीय होने का मतलब हो गया जिसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेचान कर सकते हैं, किसी दूसरे को दे सकते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विकास वित्त संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं और इनकी अवधि 91 डेज से लेकर 91 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की होती है। नंबर 4 कॉमर्शियल बिल या वाणिज्यिक बिल। ये क्या होता है? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, BR, BP। तो ये वही है। ये एक विनिमय विपत्र होता है जो व्यापारिक फर्मों की कार्य पूंजी की आवश्यकता के लिए वित्त के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग उधार क्रय विक्रय के लिए किया जाता है। इसे विक्रेता द्वारा क्रेता पर लिखा जाता है और वाणिज्यिक विपत्र से कहते हैं। कभी मैं आपको जब BRS पढ़ाऊंगा अकाउंट्स में, या फिर कभी हम कमर्शियल बिल पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये समझ लो ये 4 डॉक्यूमेंट इसके होते हैं। ये आपका था जो आपने पढ़ा, 5 इसके आपके वो थे मुद्रा बाजार के। अब हम पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट। ये जो सेकंड वन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट इसको बोलते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार का मतलब ये लॉन्ग रन के लिए होता है, लॉन्ग रन फंड के लिए, जैसे ऋण, शेयर, डिबेंचर और लॉन्ग रन में जितने भी आपके होंगे उनके लिए होता है, जो एक लंबे समय के लिए जारी किए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम मतलब 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होते हैं। जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दीर्घकाल की। जब हम मुद्रा बाजार की बात करते हैं तब हम बात करते हैं अल्पकाल की। तो कैपिटल मार्केट में हम 1 साल से ज़्यादा के लिए निवेश करते हैं, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में 2 मार्केट आती हैं, प्राइमरी मार्केट जो कि हम पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट अब हम पढ़ रहे हैं, इसे इस नए निर्गमन बाजार के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जब भी कोई नया इशू मार्केट में आता है, आपने नाम सुना होगा IPO, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है? जब कोई भी नई कंपनी मार्केट में अपना शेयर लाती है, सबसे पहले IPO आते हैं उसके, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो ऑफर करती है पब्लिक को कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, तो वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में ही आता है। तो इसे नया निर्गमन बाजार भी कहते हैं। इसमें नई प्रतिभूतियों को इशू किया जाता है, पहली बार जो जारी होती हैं वो इस बाजार में आती हैं। इसमें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसका कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट का तो शेयर मार्केट है, ये नहीं होता। तो ये है प्राइमरी मार्केट, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट जो है, आप कैपिटल मार्केट जो पढ़ रहे हैं इसके 2 पार्ट हैं। पहला आप पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट, दूसरा पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। दिस वन इज़ फर्स्ट और दिस वन इज़ सेकेंड। तो हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में प्रतिभूतियों को निर्गमित करने की विधियाँ, क्या मेथड है इसमें, हम किस तरह करते हैं। पहला है प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्रस्ताव। सबसे पहले आपने कभी कंपनी को हम डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले कोई भी कंपनी जो मार्केट में पैसा लेना चाहती है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रविवरण पत्र बोलते हैं। इसमें सारी डिटेल्स दे रखी होती हैं कि मतलब एक तरह से ये आमंत्रण है, इन्विटेशन है कॉमन पब्लिक को कंपनी की तरफ से कि आइए हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। इसको ये तो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से कंपनी इसमें लोगों को कहती है कि हमारे यहाँ पैसा लगाए, डायरेक्ट अपील करती है, ठीक है। और इसके लिए एडवर्टीजमेंट भी आती है, न्यूज़पेपर में भी आता है। सेकेंड, विक्रय के लिए प्रस्ताव। फिर एक ऑफर भी देती है, ऑफर फॉर सेल कंपनी। इसके अंतर्गत जो हम इशू कर रहे हैं या जो ब्रोकर्स हैं वो सब क्या करते हैं, ऑफर फॉर सेल के लिए प्रस्तावित करते हैं कि आओ हम ऑफर दे रहे हैं, आप हमारे खरीदें। और पैसा लगा रखा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, हमारी कंपनी में पैसा लगाएं और खरीदें हमारे शेयर। फिर निजी व्यवस्था भी होती है इसमें। एक कंपनी द्वारा संस्थागत निवेशकों तथा कुछ चयनित व्यक्तियों निवेशकों की प्रतिभूतियों का आवंटन करने की प्रक्रिया को निजी नियोजन कहा जाता है। क्या होता है इसमें, निजी व्यवस्था। क्या होते हैं, कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं और वही बांटते हैं इसको, वही खरीदते हैं, तो उसको हम निजी नियोजन कहते हैं। अधिकार निर्गमन, यह एक विशेष अधिकार है जो विद्यमान शेयर धारकों को पहले क्रय हुए शेयरों के अनुपात में नए शेयरों को खरीदने का अधिकार है। अधिकार निर्गमन इसे राइट इशू भी कह सकते हैं। राइट इशू क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है, उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं बहुत सारे, और वो क्या कर रहे हैं, उनके पास पहले शेयर हैं। अगर मान लो कंपनी को नया शेयर निकाल रही है तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर थे, मार्केट में बेचने से पहले कंपनी उनको ऑफर करेगी कि आप हमारी कंपनी के क्योंकि पहले से ही शेयर होल्डर है तो आपको हम ऑफर देना है। इसको राइट इशू बोला जाता है या अधिकार निर्गमन बोला जाता है। फिर है ई आरंभिक सार्वजनिक निगम,
ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आजकल ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भी ऑफर कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की ऑनलाइन प्रणाली है, जो आपको बता रहा था, ई जो है, ई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बता रहा है, तो इसे हम ऑनलाइन करना होता है, जो भी करना होता है। इसमें ई आरंभिक, ई आई पी ओ भी बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं इन्हें? ई आई पी ओ, ई आई पी ओ, ई आई पी ओ भी कहते हैं इसको, ठीक है। खैर अब हम वो नहीं, अब हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट, देखिए सेकेंडरी मार्केट में पढ़ते हैं हम, ये रहा द्वितीयक बाजार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मार्केट, इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी मार्केट। द्वितीय बाजार क्या होता है? इसे स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट सुनो आपने, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बाजार के नाम से भी जाना जाता है, जहां पहले से ही एग्जिस्टिंग सिक्योरिटियों का हम क्रय विक्रय करते हैं। जो पहले से ही इशू हो चुकी है सिक्योरिटी, शेयर डिबेंचर, हम उसी में डील करते हैं। इसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। जो पहले हम पढ़ रहे थे वो प्राइमरी मार्केट थी। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ जो नई कंपनियां, नए इशूज होती हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसमें डील किया जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता। लेकिन सेकेंडरी मार्केट, जब आप शेयर मार्केट की बात करते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट ही है। सेकेंडरी मार्केट में पहले से ही एक बार जो जितनी भी सिक्योरिटी यूज हो चुकी हैं, उनमें बार बार खरीदा बेचा जाता है, बार बार खरीदते हैं, बार बार बेचते हैं। तो इसका मतलब जो हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुनते हैं वो सेकेंडरी मार्केट ही है, ठीक है। इसका एक निर्धारित स्थान होता है और यहाँ पर सिक्योरिटियों का अनगिनत बार क्रय विक्रय किया जाता है, कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ भी रूल, जो कीमत को फिक्स करने का रूल वही है कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब वैसे समझने के लिए और वैसे भी। पहला है प्राइमरी मार्केट, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। दूसरा हम पढ़ रहे हैं द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट, गौण मार्केट भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी मार्केट। दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज। जो प्राइमरी मार्केट है उसमें केवल नई प्रतिभूतियों में डील किया जाता है। जो नई शेयर्स या डिबेंचर इशू हो रहे हैं उनमें ही प्राइमरी मार्केट में आती हैं, वो वहीं बिकेंगी। सेकंड है, इसमें विद्यमान एग्जिस्टिंग सिक्योरिटियों को डील किया जाता है, जो पहले से इशू तो हो चुकी हैं लेकिन बाद में उनका दोबारा खरीदा बेचा जा रहा है, तो सेकेंडरी मार्केट में डील किया जाता है। सेकेंड नंबर, प्रतिभूतियों की कीमत। कंपनी के प्रबंध के द्वारा प्रतिभूतियों की कीमत निर्धारित की जाती है। कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है आईपीओ में कि क्या होगा, किस रेट फिक्स होंगे। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो भी मांग और पूर्ति है सिक्योरिटीज की, उसके आधार पर डिसाइड होती है। मतलब खरीदने वाला कितने पे खरीदना चाहता है, कम से कम प्राइस पे, और बेचने वाला मैक्सिमम कितने प्राइस पे बेचना चाहता है, इसके आधार पर डिमांड सप्लाई, जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इसके आधार पर डिसाइड होता है कि सेकेंडरी मार्केट में किसी सिक्योरिटी का क्या प्राइस होगा। और नंबर थर्ड पे कह रहा है क्रय एवं विक्रय। यहाँ केवल सिक्योरिटियों को क्रय किया जाता है और सिर्फ खरीदा जाता है, बेचा नहीं जाता है। ध्यान रखना, ओनली क्रय, ओनली परचेज। और यहाँ पर क्रय और विक्रय दोनों किए जाते हैं, परचेज भी, सेल भी। सेकेंडरी मार्केट में हम सिक्योरिटी को खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, अगेन परचेज अगेन सेल, ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन प्राइमरी मार्केट में सिर्फ खरीदा जाता है, वो भी नई इश्यूज को, न्यू इश्यूज, न्यू कंपनियों को। और नंबर फोर्थ, माध्यम। यहाँ कंपनी द्वारा सीधे या मध्यस्थ के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। तो कंपनी डायरेक्ट बेचती है या मीडिएटर के माध्यम से। और यहाँ तो स्वामित्व बदलते रहते हैं। आप शेयर होल्डर थे, आपने बेच दिया, कल कोई और बन गया, उसने किसी थर्ड को बेच दिया, थर्ड और बन गया। तो इस तरह यहाँ तो स्वामित्व बदलता रहता है, ठीक है। अब ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने नाम सुना होगा, आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, आप इसे अच्छे से जानते होंगे। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए, आपको पता लगेगा। शेयर बाजार। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा संस्थान है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के क्रय विक्रय के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। स्टॉक एक्सचेंज इज दैट प्लेस विच प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर प्लेस टू परचेज और सेल फॉर दी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो वर्तमान विद्यमान सिक्योरिटियाँ चल रही मार्केट में हैं, शेयर्स, डिबेंचर, उनको खरीदने या बेचने के लिए एक जो मंच उपलब्ध करा रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज करा रहा है। इसके माध्यम से प्रतिभूतियाँ जैसे शेयर, डिबेंचर आदि को मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। और स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कार्य इस तरह हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से करें, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और पेपर में भी जरूर आता है इस चैप्टर से। पहला है विद्यमान सिक्योरिटियों एक द्रव्यता तथा विनियोग उपलब्ध कराना। मतलब जितनी भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी हैं, ठीक है, उनमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराता है कौन? यही स्टॉक एक्सचेंज। आप कभी भी इसमें शेयर खरीद सकते हैं और जब चाहे इसमें बेच सकते हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट उपलब्ध कराता है, आप
कभी भी इसमें लिक्विडिटी में बदल सकते हैं और कभी भी इसमें मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। सेकंड है सिक्योरिटियों का मूल्यन। जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ का मतलब यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर से है, तो जितने भी शेयर डिबेंचर्स हैं उन सब का जितनी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ये भी उपलब्ध कराता है, आपको मिल जाएगी यहाँ से। और उनकी कीमत क्रेता विक्रेता द्वारा उनकी मांग पूर्ति के आधार पर डिसाइड की जाती है। इसी के आधार पर रेट फिक्स होते हैं कि कैसे किसी मार्केट का प्राइस डिसाइड होगा सिक्योरिटीज़ का। लेन देन की सुरक्षा, और ये एक तरह से रजिस्टर्ड मार्केट है। यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड करता है तो वो पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगा रहे हो पैसा डूब गया, नहीं। तो ये लेन देन की सुरक्षा करता है। आपके जो भी आप ट्रांजैक्शन यहाँ पर करते हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपकी सेफ है, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कानूनी ढांचे के अंदर आएगा और वो फंस जाएगा जिसने गड़बड़ की होगी, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई मीडिएटर हो। आर्थिक विकास में योगदान, क्योंकि ये एक रेगुलेटरी मार्केट बनाया गया है तो शेयर बाजार से बचतों को गतिशील बनाया जाता है और उन्हें वहाँ लगाया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा इसकी जरूरत है, आपका पैसा जो बेकार पड़ा होता है। तो इस तरह से ये देश के आर्थिक विकास में भी योगदान करते हैं, क्योंकि उस पैसों को बहुत सारी जगह में यूज़ करते हैं। फिर है इक्विटी संप्रदाय का प्रचार। इक्विटी संप्रदाय का प्रचार क्या होता है? शेयर बाजार जनता को प्रतिभूतियों में निवेश के बारे में बताते हैं, एजुकेट करते हैं कि भाई पैसे लगाओ, शेयर मार्केट से पैसे कमाओ और आगे बढ़ो। तो ये लोगों को अवेयर भी करते हैं शेयर मार्केट। फिर आ गया सट्टेबाजी के लिए उपलब्ध विशेष अवसर उपलब्ध कराना। मतलब ये एक स्पेकुलेशन मार्केट है। शेयर मार्केट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये एक स्पेकुलेशन मार्केट है। यहाँ कोई आप करोड़ों अरबों रुपए लगा सकते हैं और यहाँ कोई रूल नहीं है कि कैसे प्राइस डिसाइड होगा। तो एक तरह से कहीं बार इसे सट्टा संबंधी क्रियाकलापों के लिए भी मौका मिलता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, NSE, ये भारत के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं दो, BSE और NSE। BSE और एक है NSE। BSE की फुल फॉर्म ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE की फुल फॉर्म ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं इसके डिफरेंस को। ये वाला दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कैपिटल मार्केट जो हमने पढ़ा था अभी और दूसरा मनी मार्केट मुद्रा बाजार, दोनों में डिफरेंस नंबर 1 और नंबर 2 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। और आई होप यू मच अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर दीर्घकालीन सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है, लंबे समय के लिए सिक्योरिटी में डील किया जाता है, मोर देन 1 ईयर। और ये मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार वो होता है जिसमें सिर्फ 1 साल के अंतर जितने भी आते हैं उसके अंदर डील किया जाता है। मतलब इसमें 1 साल से ज़्यादा नहीं डील करेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मार्केट कह सकते हैं इसे हम, लॉन्ग टर्म मार्केट कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला है सहभागी। कैपिटल मार्केट में क्या कहता है? वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग कंपनीज, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, ये सारे इसमें आते हैं। और मुद्रा बाजार में क्या आता है? मनी मार्केट में भारतीय रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, गैर कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सारे, मतलब जो आप म्यूचुअल फंड जिसमें डील करते हो ना, म्यूचुअल फंड आपका मनी मार्केट में आता है। सेकेंड नंबर कौन से डॉक्यूमेंट इसमें डील होते हैं? इसमें इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे इसमें आते हैं। इसमें जो आपने पढ़ा था 5 इंस्ट्रूमेंट, ये रहा कोषागार प्रपत्र, वाणिज्यिक प्रपत्र, कमर्शियल पेपर, मुद्रा, जमा प्रमाण पत्र, कमर्शियल डिपॉजिट, ये सारे आते हैं। इसका मतलब शेयर डिबेंचर जो यूज़ होते हैं वो यहाँ होते हैं। शेयर्स एंड डिबेंचर जो भी यूज़ होते हैं वो कहाँ? कैपिटल मार्केट में डील होते हैं, मुद्रा बाजार में नहीं। तीसरा निवेश राशि, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। निवेश बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप कैपिटल मार्केट है छोटे से छोटे शेयर भी खरीद सकते हैं कम प्राइस से, 5-10 हज़ार रुपये से भी और वैसे भी। लेकिन यहाँ पर कई बार होता है कि आपको कंडीशन लगा दी जाती है 25,000 से कम का नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा सा बड़ी राशि की जरूरत होती है। नंबर 4 मैच्योरिटी अवधि। मध्य तथा दीर्घ अवधि में कोषों में व्यवहार किया जाता है। इसमें आप कब करते हैं? मध्य और दीर्घ, लॉन्ग रन में और 1 साल से ज़्यादा, मतलब मोर देन 1 ईयर, आप कह सकते हैं मोर देन 1 ईयर, इसमें डील करते हैं हम इसे। और इसमें अल्प अवधि, अल्प अवधि का मतलब हो गया लेस देन 1 ईयर, लेस 1 ईयर, इसमें डील किया जाता है, ठीक है। लिक्विडिटी, मुद्रा बाजार में मुकाबले कम तरलता होती है, इसमें कम लिक्विडिटी होती है, एकदम नहीं होती, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये लिक्विड ही मारी जाती है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा डील करते हैं इसमें। नंबर 6 अधिक आय प्राप्त। इसमें इनकम बहुत अच्छी होती है, किसमें? कैपिटल मार्केट में, और इसमें कैपिटल के मुकाबले कम होती है। नंबर 7 इसमें जोखिम अधिक होता है भाई शेयर मार्केट में, और इसमें कम जोखिम होता है, IPO में कम जोखिम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन प्रक्रिया। वैसे ही कि लेन देन कैसे चलता है स्टॉक एक्सचेंज में? पहला है दलाल का चयन करना। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में आप चाहते हैं कि आप भी अकाउंट खोलें,
डीमेट अकाउंट खुलता है उसमें, और आप भी पैसा लगाएं, आप भी पैसा कमाएं, शेयर मार्केट में डील करें, तो उसकी एक प्रोसेस आप ध्यान से सुने, वैसे नॉलेज के लिए भी जरूरी है। दलाल का चयन करना, सबसे पहले एक ब्रोकर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले आपको एक ब्रोकर का चयन करना पड़ेगा। वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। कोई मीडिएटर कंपनी भी हो सकती है, आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा। SMC, सुभाष महेश कंपनी थी एक, मैंने भी जॉब की थी उसमें। एक थी इंडियन बुल्स, रैलीगेयर, ये सारी ब्रोकर्स हैं। आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आप शेयर मार्केट में डील करना चाहते हैं तो। दूसरा है डिपॉजिटरी के पास डिमांड खाता खोलना। आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक भी आजकल ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, तो वहाँ पर आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। नंबर 3, फिर अब आप ऑर्डर देंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो आप कस्टमर हैं, बीच में ये मीडिएटर है स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मैं अभी बता रहा था, इंडियन बुल्स, मान लो इंडियन बुल्स एक वो हैं, और ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये एक तरह से मीडिएटर, ये इसको बोलेगा इसको, और ये स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया कहने पे मतलब कहने का मतलब एक कस्टमर डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से डील नहीं कर सकता। सबसे पहले बीच में एक मीडिएटर होना जरूरी है, कोई एक कंपनी, रैलीगेयर, इंडियन बुल्स, इस तरह की कंपनी होना जरूरी है, और आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना जरूरी है, तभी आप शेयर मार्केट में डील कर सकते हैं। फिर क्या होगा, दलाल के द्वारा निवेशक प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का आदेश देता है। मतलब कस्टमर अगर चाह रहा है कि मुझे शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो एक आपको डिपॉजिटरी अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, और एक जो ब्रोकर है आपको इससे बोलना पड़ेगा, इस ब्रोकर से, ठीक है, ऑर्डर देना पड़ेगा। वो आगे स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर देगा, तो आदेश निष्पादन, फिर आपका ऑर्डर आगे फॉलो किया जाएगा, प्रतिभूतियों को खरीदा जाएगा। इसमें एक कंडीशन होती है, T2 T3 चलता है, एक रूल होता है T2 T3। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। T3 क्या है, ये T+3 कह दो या T3 कह दो, इसे क्या होता है ये T3 क्या होता है। मान लो आपने एक ट्रांजेक्शन की, आपने क्या करा, एक ट्रांजेक्शन की, ये बता रहा हूँ T3 दिस वन। आपने क्या करा, आपने ऑर्डर दिया कि मुझे 10,000 रुपये के शेयर खरीद दो, तो आप किसको बोलेंगे, आप बोलेंगे जो भी कंपनी जिसे हम बोलते हैं दलाल, ब्रोकर, ये इंडियन बुल्स, रैलीगेयर, ये आपका ऑर्डर लेंगे। आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, आपको एक चैनल प्रोवाइड करेंगे, उसके पैसे लेंगे पर मंथ कुछ, फिर आपका ऑर्डर ये स्टॉक एक्सचेंज में दे देंगे आगे, और आपसे एक चेक पकड़ लेंगे, मान लो 10,000 रुपये, 10,000 का चेक पकड़ लेंगे, और 3 दिन तक अगर आपके पैसे नहीं आते हैं तो फिर क्या करेंगे, जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा तो क्या करेंगे, आपके शेयर बेच देंगे। किसी भी रेट पर आपको नुकसान हो, फायदा उससे मतलब नहीं है। तो T3 का रूल यहाँ अप्लाई होता है, 3 दिन बाद आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिपॉजिटरी सेवाएं भी चलते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस है शेयर बाजार की शॉर्टकट डिवीजन करने के लिए, ठीक। सबसे पहले एक ब्रोकर का चयन करेंगे आप, डिपॉजिटरी के बाद डीमेट अकाउंट खोलेंगे, फिर ऑर्डर देंगे, और फिर ऑर्डर का निष्पादन होगा। और T2 T3 का जो रूल चलता है वो कंपनी फॉलो करेगी। आपको पेमेंट 3 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, नहीं तो आपका शेयर बेच दिए जाएंगे। जो भी मार्केट होगा उसमें आपको फायदा हो नुकसान हो, कोई भी नहीं चाहता मेरे शेयर जो है कम रेट में बिके, तो मोस्टली चेक दे देते हैं लोग और क्लियर भी हो जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डिपॉजिटरी सेवाएं। शेयर के फिजिकल में ट्रांसफर करने के लिए कठिनाइयों का ध्यान रखते हो, सेबी ने ये डेवलपमेंट की है। ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है, ठीक है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए डिपॉजिटरी को डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, डिपॉजिटरी सेवाएं भी देनी पड़ती हैं, ठीक। और इसके एग्जांपल है शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, इन समय आप डील कर सकते हो। एक डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को डिपॉजिटरी सर्विसेज कहते हैं, जो देते हैं। और ये NSDL, CDSL वर्तमान में 2 डिपॉजिटरी संस्थाएं हैं इंडिया की। ये रही NSDL, नाम सुना होगा आपने NSDL, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें भी डील करते हैं। और CDS, तो ये डिपॉजिटरी सेवाएं हैं जहां पर आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। अब डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जो डिपॉजिटरी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या क्या देते हैं वो आपका डीमेट अकाउंट खोल के देते हैं, ठीक है। आपके भौतिक प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना के देंगे। और डीमेट के विपरीत अर्थात इलेक्ट्रॉनिक में भौतिक प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं आप इससे। और नंबर 3, सुधारात्मक हस्तांतरण भी कर सकते हैं, अगर आपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और नंबर 4, इसमें स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी ट्रेड आपने करे हैं उनका निपटान, मतलब अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो इसको भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या क्या नाम आता है, वैसे ही नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको नाम सुनाई देंगे। पहला है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होगा, वह संस्थान जहाँ निवेशक अपने शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, तो डिपॉजिटरी कहलाता है। NSDL हो गई, CSDL नाम दे रखे हैं, तो डिपॉजिटरी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, यह निवेशकों के खाते खोलते हैं।
और जैसे बैंक वगैरह हैं उनके शेयर का हिसाब रखते हैं, आमतौर पर बैंक होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में बैंक काम करते हैं। और डिपॉजिटरी संस्थाएं हो गई एक निवेशक, जहां निवेशक अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप रखता है, ठीक है, NSDL समथिंग लाइक दैट। नंबर थर्ड पे कह रहा है निवेशक, इन्वेस्टर, वह व्यक्ति जो अंशों में व्यवहार करता है, उसके नाम का रिकॉर्ड रखता है, उसे हम निवेशक, जो कि हम है कॉमन अंश में जो होता है वो निवेशक है, इन्वेस्टर है, जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। अंश जारी करता कंपनी, फिर एक वह संगठन जो प्रतिभूतियां जारी करती है, कंपनी अंशधारियों के एक डिपॉजिटरी के पास भेजती है, ठीक है। डिपॉजिटरी सर्विसेज के लाभ क्या है? अगर डिपॉजिट सर्विस आप लेते हैं इसके फ़ायदा क्या है? आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के शेयर खरीद बेच सकते हैं, ठीक। नंबर 1 जो बता रहा है ये। नंबर 2 आपका समय बचेगा। नंबर 3 कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। नंबर 4 आपका ट्रांजैक्शन सेफ है। नंबर 5 ट्रांसपेरेंसी आपकी लेन देन में। नंबर 6 जालसाजी बहुत कम होएगी। नंबर 7 शेयर बाजार में निवेशक की भौतिक, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठो कंप्यूटर चलाओ, जो आपने चैनल ले रखा है नेट का, बैंक में जो डीमेट अकाउंट खोलोगे उस थ्रू आप खरीद सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं शेयर मार्केट। और नंबर 8 सुरक्षा प्रमाण पत्र की का आपका नुकसान नहीं होएगा, ठीक है। अब एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है? इसको डीमेट अकाउंट का जो पूरा नाम है वो ये रहा। डीमेट खाते को डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। डीमेट खाते से अभिप्राय एक ऐसे खाते से है जो एक भारतीय नागरिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिस्टेड सिक्योरिटी में व्यापार करने के लिए डिपॉजिटरी भागीदार बैंक आदि के पास खोलता है, जिसके द्वारा विभिन्न कंपनियों की सिक्योरिटियों को वो रख सकता है। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट हमेशा बैंक, डिपॉजिटरी जितने भी आपके ये हैं भागीदार बैंक्स होते हैं मोस्टली है, या शेयर दलाल भी हो सकते हैं, इनके पास खोला जाता है, तो ये डीमेट अकाउंट होता है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपने शेयर मार्केट में डील नहीं कर सकते, ये होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शेयर प्रमाण पत्र को भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदला जाता है, ठीक है। तो मतलब आपने जो शेयर खरीदे ना वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको मिल जाएंगे। और डीमेट खाते तक पहुंच के लिए एक इंटरनेट पासवर्ड भी होना चाहिए और एक व्यवसाय का पासवर्ड भी होता है। तो वो तो कॉमन सेंस है, जब आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आप इंटरनेट बिना पासवर्ड के यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, जो कंपनी प्रोवाइड कराएगी आपको। ये डीमेट खाते के फ़ायदे क्या हैं आपको? सबसे पहले कागजी कार्रवाई कम हो गई। नंबर 2 शेयर का ट्रांसफ़र आराम से हो जाता है, इतनी समस्या खत्म हो गई, पहले बहुत दिक्कत आती थी। नंबर 3 इसमें शेयरों के ट्रांसफ़र के व्यवहार पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, अब नहीं लगती, पहले लगती थी। नंबर 4 अंशों की विषम संख्या धारण की समाप्ति, मतलब कितने भी शेयर खरीद सकते हैं। सेटलमेंट जल्दी होता है इससे विदेशी निवेशक बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो भी पैसे लगा सकते हैं, तो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है। एक अकेला डीमेट खाता ऋण पत्रों दोनों में निवेश कर सकता है, इक्विटी में भी खरीद सकते हैं और डिबेंचर भी खरीद सकते हैं, इससे आप इक्विटी शेयर भी डिबेंचर भी, और कहीं भी आप इससे काम कर सकते हैं। बोनस आदि बने शेयरों के लिए भी डीमेट खाता आपको बहुत अच्छा ही रोल प्ले करता है, इससे तुरंत ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब सारे फ़ायदे ही फायदे हैं इसके, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। डीमेट खाता खोलने की प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस है डीमेट खाता खोलने की प्रोसेस क्या है? प्रोसेस पढ़ते हैं। यदि यह खाता वैसे ही खोला जाता है जैसे एक बैंक खाता खोला जाता है, इसके लिए आपको एक फर्म भागीदार के पास, जो कि बैंक वगैरह के पास जाना पड़ेगा, डिटेल भरनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी डिटेल मांगेंगे फिर आपके साइन होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स उस पर साइन होंगे, दोनों पक्ष के आपके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, और इसके बाद आपकी फ़ोटो वोटो लेके सारा अकाउंट लेके कुछ फीस बैंक लेते हैं इसकी, वो आपको दे देंगे, और आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे वो आप दे देना, तो आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक। अब हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने नाम सुना होगा, इसको हम कहते हैं सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको। ये भारत सरकार ने 12 अप्रैल 1988 को एक प्रकाशकीय निकाय के रूप में इसकी स्थापना की थी, और 30 जनवरी 1992 को सेबी को एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक निकाय का दर्जा मिल गया। अब ये एक बोर्ड बन चुका है, जैसे CBSE बोर्ड है उस तरह का एक ये भी बोर्ड है, लेकिन इसका अलग काम है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड काम है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 शेयर बाजार तथा प्रतिभूति उद्योग की विनियमित तथा करना और क्रमबद्ध ढंग से उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सके। मतलब शेयर मार्केट में और जो हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं उनको रेगुलेटरी बॉडी है, ये रेगुलेट करता है, मतलब सेबी ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि कैसे आप शेयर मार्केट में जो ठीक ठाक सिक्योरिटीज़ हैं, आपकी ट्रांजेक्शन है, सेफ रहें, सब कुछ रहें। नंबर 2 जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, ताकि कोई गड़बड़ हो तो वो यहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकें, और उनके अधिकारों की रक्षा करना। और नंबर 3 व्यापार दुराचारों को रोकना और पूंजी बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना। तो ये सेबी के हम पढ़ रहे हैं। चौथा जितने भी मीडिएटर हैं, दलाल हैं, मर्चेंट्स हैं, इनके लिए, ठीक है,
संहिता विकसित करना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखना उनका और विनिमय करना। अब जो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, सेबी के कार्य, ये दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेबी, ये मोस्टली पेपर में 3-4 नंबर में जरूर आता है। पहला है विनियामक कार्य, इसका अभिप्राय ऐसे कार्य है, ये है आपका विनियामक कार्य। दूसरा है विकासात्मक और तीसरा संरक्षणात्मक। ठीक है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा सेबी के कार्य, और नंबर 3 ये रहा। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। विनियामक होता है इन्वेस्टर से जुड़े हुए कार्य, इसका अभिप्राय ऐसे कार्यों से स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन और कंट्रोल से जुड़े हुए हैं, ये सारे इसमें आते हैं। नियम बनाना, रूल्स बनाना, जितने भी आपके मीडिएटर इनको रजिस्टर्ड करना, ठीक है, कंपनियों के अधिग्रहण का विनियमन करना, और सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फंडों का रजिस्ट्रेशन करना। तो जितने भी आपके रूल्स और रेगुलेशन वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। आंतरिक व्यापार नियंत्रणकारी बोले पर नियंत्रण करना, और कोई प्रभार वगैरह लगाना है तो वो लगाना। डेवलपमेंट संबंधी कार्य, सेकंड बार है ये डेवलपमेंट, दिस वन। इसमें क्या होता है, जितने भी मीडिएटर उनको ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना, इन्वेस्टरों को शिक्षित करना, इंटरनल ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, दलाल, उनको आज्ञा देना, और अपनी पूंजी बाजार का विकास का कार्य। मतलब जितने भी डेवलपमेंट फंक्शन है वो सारे इसमें आते हैं। और तीसरा संरक्षणात्मक, ये रक्षा करने के लिए है कि इंटरनल ट्रांजैक्शन को रोकना, कोई गड़बड़ करता है, कोई गलत फ्रॉड करता है तो उसको देखना। ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट को रोकना, अनुचित व्यवहार अगर कोई कर रहा है, इससे बोलते हैं अनट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इसको रोकना। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी संरक्षण करना, उनको भी हितों का संरक्षण करना, कीमत रैंकिंग को रोकना, और विनिमय बाजार के संबंधित विनिमय बनाना। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा इसे अच्छे से। ये है आंतरिक मूल्यों के लेन देन को रोकना। एक इंटरनल ट्रेडिंग होती है। इंटरनल ट्रेडिंग क्या होती है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। सेबी ने अंशों के इंटरनल ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी से जुड़े होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, या आंतरिक कंपनी के व्यक्ति हो सकते हैं। ये अपनी उच्च स्थिति का आसन होने के कारण कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लीक करते हैं। कई बार ये इन सूचनाओं को निजी लाभ के लिए प्रयोग करते हैं वो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेडिंग को रोकना। आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि एक कंपनी के संचालक को यह पता है कि कंपनी की आने वाली सभा में बोनस शेयरों की घोषणा हो जाएगी या की जाएगी, और वो पहले से ही शेयर होल्डर को बता रहा है कि ऐसा होगा, जबकि कंपनी ने ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं करा है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें इंटरनल ट्रेडिंग है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन को पहले से देखना है। ये प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये गलत प्रैक्टिसेस है। ठीक है, सेकंड है अनुचित व्यवहारों को रोकना। ये भी काम करता है, जो आपके अनफेयर प्रैक्टिसेस बिजनेस में चल रही हैं उन सबको रोकना भी सेबी का महत्वपूर्ण कार्य है। तो सेबी क्या करता है, ऐसे व्यवहारों को रोकता है जो गड़बड़ है, जो निवेशकों को धोखा देंगे, उनके छल कपट करें। ठीक है, तो ऐसी जो प्रैक्टिस है इनको बंद करता है, जैसे सट्टेबाजी और ये इनको देखता है। नंबर 3, कीमत विदूषण को रोकना। इसका मतलब है कि कई बंदे क्या करते हैं शेयर मार्केट में, अपने लाभ के लिए सिक्योरिटी को अपने हिसाब से बढ़ा घटा देते हैं, तो उन सब पर सेबी रोक लगाता है। आई होप आपको ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की, समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, और आपके सब्जेक्ट वाइज भी। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको ये जो है यूनिट अच्छी लगे तो आप अपने जैसे दूसरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।